जय हिंद बच्चों। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि जैक बोर्ड द्वारा क्लास 10 के मैथ्स का मॉडल प्रश्न पत्र आ चुका है और आज हम लोग इस लेक्चर के माध्यम से क्लास 10 का मैथ्स का मॉडल पेपर को सॉल्व करने जा रहे हैं। और यह मॉडल पेपर आपको जैसा कि पता है कि दो सेट में आता है। सेट 1 में जिसमें वस्तुनिष्ठ 40 प्रश्न रहते हैं और उसके बाद आपका यहाँ पर सेट 2 में आप देख सकते हैं इसमें भी आपका पूर्णांक 40 ही रहता है और इसमें आपका विषयनिष्ठ मतलब कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं और सबसे पहले यहाँ पर हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। इसमें जो सबसे पहला नंबर का प्रश्न आप देख रहे हैं ये आपका कह रहा है 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। किस तरह से लिखा जा सकता है? तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को ले रहे हैं और इस क्वेश्चन नंबर 1 में 140 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। सबसे पहले 2 से, यानी कि जो भी आपका अभाज्य संख्या है उसी से हम इसको डिवाइड करते हैं, तो यह आपका 70 आ गया। उसके बाद इसको फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 35 आ जाएगा। फिर इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 7 आ जाएगा। यानी कि 140 का अभाज्य गुणनखंड जो हो गया 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7 हो गया। तो अब हम लोग ऑप्शन में देख लेते हैं कि ये हमको कहाँ मिल रहा है। तो 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7 जो है आपको ऑप्शन सी में देखने को मिल रहा है, तो सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन कहता है कि एक धनात्मक संख्या 6q + 5 के रूप का है, तो यह संख्या निम्न में से क्या है? तो यह संख्या सम है या विषम है या अपरिमेय है या क्यूब है? थोड़ा सा इसको देखिए, सॉल्व करके सोच लेते हैं कि यहाँ पर आपका दिया गया है 6q + 5 दिया गया है। अब देखिए तो इसको 6q + 4 +1 लिख सकते हैं आप। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2 अगर कॉमन ले लें तो 3q + 2 होता है +1, और इसी को 2m + 1 के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। और यहाँ m कोई आपका संख्या हो गया। तो ये किसका है? विषम संख्या का जनरल फॉर्म है, विषम संख्या का। तो इसलिए यहाँ पर विषम संख्या जो होगा उसी में हम लोग सही ऑप्शन लगाएंगे। इसके बाद आपका कहता है कि 2 धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर यदि अद्वितीय पूर्ण संख्या q तथा r विद्यमान हो तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये जो है आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का स्टेटमेंट है, जिसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं? b = aq + r लिख सकते हैं। तो यहाँ पर या तो आप यहाँ a है तो a = bq + r लिख सकते हैं, जिसमें आपको याद होगा कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल होता है। तो ये हमारा सूटेबल आंसर है, तो बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद ये कहता है 5वां नंबर कि यदि किसी बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल 3 और -2 हो तो द्विघात बहुपद क्या होगा? तो यहाँ पर याद कीजिए कि अगर शून्यकों का योग, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5, शून्यकों का योग अल्फा + बीटा आपको दिया गया है। कितना दिया गया है? 3, और अल्फा × बीटा = -2 दिया गया है। और हम लोग जानते हैं कि अगर इस तरह का 2 शून्यक पता हो बहुपद का, तो इसको हम लोग x² - अल्फा + बीटा × x + अल्फा × बीटा लिखते हैं। अब इसमें वैल्यू को रख दीजिए, तो अल्फा + बीटा का वैल्यू 3 हो गया, 3x प्लस और यहाँ पर -2 है। तो इस तरह से यह जो आपको मिला, यहाँ पर x² - 3x - 2 मिल जाता है। अब ये ऑप्शन हम लोग ढूंढते हैं कहाँ पर है। x² - 3x - 2 यहाँ पर हमको सी में देखने को मिल रहा है, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब 6 नंबर में क्या है कि किसी बहुपद px के लिए ग्राफ आकृति में दिया गया है, बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होगी? तो स्वाभाविक है कि यह जो लाइन आपका जितनी बार x एक्सिस को काटती है उतना ही आपका शून्यक की संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पर एक बार x एक्सिस को यहाँ कट करती है, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, और ये पॉइंट आपके कितने हैं? 3 है। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो है 3 हो जाएगा।
इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है कि बहुपद 4u² प्लस 8u का शून्यक होगा। तो यहाँ 8u² प्लस माफ करेंगे 4u² प्लस 8u का शून्यक। तो शून्यक के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको अगर शून्य के बराबर करते हैं तो हम देखते हैं कि 8 यहाँ पर 4u अगर कॉमन ले लिया जाए तो हमको 2u माफ करेंगे ये u प्लस क्या मिलता है 2 मिलता है इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, या तो 4u को भी 0 कर सकते हैं या नहीं तो u प्लस 2 को 0 कर देंगे। तो इससे u का एक वैल्यू मिल जाएगा 0 और यहाँ u का एक वैल्यू मिल जाएगा -2। तो अब हम लोग देखते हैं कि 0 और -2 कहाँ है। तो भैया यहाँ पर 0 है, यहाँ पर -2 है और यहाँ पे कहता है a तथा c दोनों है। तो दोनों हमारा हो जाएगा, दोनों में टिक लग जाएगा। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। तो क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि रैखिक समीकरण, ये आपका रैखिक समीकरण है ना, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 ये दिया गया है। यदि इसमें याद कीजिए आप लोग पढ़े होंगे, अगर रैखिक समीकरण के लिए a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 है, तो इसका जो होता है ये आपका दोनों लाइन समपाती होता है। कैसा होता है, समपाती होता है। समपाती के स्थिति में कितने हल होते हैं, आपका अनेक हल होते हैं। तो यह जो आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, 8 में अनेक हल होगा, जहां हमको मिलता है उसी में हम लोग टिक लगा देंगे, है ना। अब देखिए अद्वितीय हल के लिए आपको याद होगा कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए। तो हो सकता है इस तरह का क्वेश्चन भी आगे आएगा हमारा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमारा जैसा कि दिया गया है कि यह जो आपका समीकरण है इतना और इतना के द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी रेखाएं हैं। तो ये समीकरण आपका 9 में 6x माइनस 2y प्लस 9 इक्वल टू 0 है और ये 3x माइनस वाई प्लस 12 इक्वल टू 0 है। यहाँ a1/a2 कीजिए तो ये आपको मिलता है कितना, ये मिलता है 6/3। अब b1/b2 करते हैं तो ये आपको मिलता है -2/-1 और c1/c2 करते हैं तो यहाँ पर मिलता है 9/12। तो इसका मतलब हुआ कि ये 3 2 6, 3 दूना 6 और यहाँ माइनस माइनस कट गया, यानी कि a1/a2 का वैल्यू भी 2 निकला है और b1/b2 का भी वैल्यू आपका 2 ही निकला है और ये दोनों बराबर है और ये c1 और c2 जो है बराबर नहीं है। तो ये कंडीशन है किसका, समांतर का कंडीशन है। तो हम अब जहाँ भी देखेंगे समांतर, तो समांतर में हम लोग करेक्ट ऑप्शन कह देंगे, करेक्ट ऑप्शन कह देंगे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में समीकरण युग्म x प्लस वाई बराबर 6 और x माइनस वाई बराबर 2 का हल। तो इसका हल निकाल लेते हैं हम लोग। यहाँ पर आपका दिया गया है x प्लस वाई, ये क्वेश्चन नंबर आपका 10, x प्लस वाई इक्वल टू 6 दिया गया है और x माइनस वाई इक्वल टू आपका 2 दिया गया है। तो इसको सॉल्व करना है। अगर हम इसको जोड़ते हैं, क्या करते हैं, जोड़ भी सकते हैं घटा भी सकते हैं। अगर जोड़ेंगे तो साइन चेंज नहीं करेंगे, अगर घटाएंगे तो इसका जो है प्लस माइनस चेंज करेंगे। तो यहाँ पर y y आपका कैंसिल हो गया, 2x इक्वल टू 8 निकलता है और x का वैल्यू निकल गया 4 आपका, है ना। 8/2 करेंगे। अब क्या करते हैं, x का जो वैल्यू है इस दोनों में से किसी में रख देते हैं। तो 4 प्लस वाई इक्वल टू 6, तो y इक्वल टू 6 माइनस 4 इक्वल टू आपका 2 आ जाता है। तो यहाँ पर अब ढूंढ लेंगे 4 और 2 हमारा दिया हुआ है कि नहीं। तो 4 और 2 जो है हमको देखने को मिल रहा है ऑप्शन डी में। तो डी हमारा सही आंसर हो जाएगा।
अब यहाँ पर देखिए 11 में कहता है कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है। तो भैया यहाँ पर देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिए कि अगर दोनों तरफ हमको एक्स स्क्वायर मिल जाता है, जैसे इधर x इंटू एक्स होगा तो एक्स स्क्वायर हो गया, इधर भी एक्स स्क्वायर है तो कट जाएगा, ये नहीं हो सकता है। अब इधर भी देखिए आप x+1 का होल स्क्वायर है तो इधर भी एक्स स्क्वायर मिलेगा और इधर भी एक्स स्क्वायर है, तो यह भी आपका एक्स स्क्वायर टर्म को कंटेन नहीं करेगा, क्योंकि द्विघात समीकरण में हमको एक्स स्क्वायर इस तरह से मिलना चाहिए, एक्स स्क्वायर तो मिलना ही चाहिए। और इसमें भी वही हाल है, दोनों तरफ एक्स स्क्वायर मौजूद है, सिर्फ यहाँ पर देख रहे हैं नहीं है, तो इसको हम लोग सॉल्व करके भी देख लेते हैं। यह जो क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, इसमें x+1 का होल स्क्वायर बराबर आपका दिया गया है 2 इंटू एक्स माइनस 3 दिया गया है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x माइनस 6 हो गया। अब देखिए यहाँ पर 2x कैंसिल हो गया, तो एक्स स्क्वायर और यहाँ पर प्लस 7 इक्वल टू 0, यह भी आपका द्विघात समीकरण है ना। यानी कि ये जो है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 का फॉर्म है, और इसमें a का वैल्यू 1 है और b का जो वैल्यू है यहाँ पर कुछ नहीं मिल रहा है तो 0 है, c का वैल्यू जो है यहाँ पर 7 है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 12, इसमें क्या कहता है, द्विघात समीकरण में के मूलों की प्रकृति। तो मूलों की प्रकृति हमारा कौन डिसाइड करता है, वो डी डिसाइड करता है, विविक्त कर डिसाइड करता है। तो यहाँ जो आपका दिया गया है कि एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, तो इसमें डी निकालना है, जो कि बी स्क्वायर माइनस क्या होता है 4ac होता है, और यहाँ a का वैल्यू यानी एक्स स्क्वायर का गुणक 1 है, b का वैल्यू जो है x का गुणक आपका 1 है, c का वैल्यू जो है -1 हो जाएगा, और b का वैल्यू जो है 1 का स्क्वायर कर दिए -4 इंटू a का वैल्यू 1 है और c का वैल्यू -1 है। तो यहाँ पर 1 स्क्वायर -4 गुना -1, तो सिर्फ 4 हो जाएगा, ये आपका निकल गया 5। तो 5 जो है नॉट इक्वल टू 0 है, और यह 5 जो है ग्रेटर देन भी 0 है आपका। तो नॉट इक्वल टू 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर ग्रेटर देन 0। तो जब यह वैल्यू आपका पॉजिटिव होता है तो इसका मूल जो होता है वास्तविक और असमान होता है। क्या होता है, वास्तविक और असमान होता है। तो यहाँ पर हम सही ऑप्शन कहाँ देख रहे हैं, ए में देख रहे हैं, तो ए को हम लोग टिक लगा देंगे। अब इसके बाद कहता है 13 में ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे यदि, तो दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे यानी कि वास्तविक और असमान होंगे, यही बात यह बोल रहा है। कब, जबकि इस विविक्त कर का वैल्यू जो है 0 से बड़ा हो, जैसा कि अभी हमने निकाला 0 से बड़ा है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है सी हो जाएगा। ये b² माइनस 4ac जो है 0 से क्या हो, बड़ा हो। अब 14 नंबर देखिए, द्विघात समीकरण का विविक्त कर क्या होगा। तो यहाँ पर द्विघात समीकरण 14 नंबर में हमारा इसका विविक्त कर निकालना है। ये आपका x² माइनस x प्लस 3 इक्वल टू 0 दिया गया है। a का वैल्यू 1 हो गया, b का वैल्यू -1 हो गया, c का वैल्यू 3 हो गया। विविक्त कर हम d को कहते हैं, तो d इक्वल टू b² माइनस 4ac होता है। अब b का वैल्यू जो है -1 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 3 हो गया, तो यह 1 माइनस 4 दिया 12 इक्वल टू -11 हो गया, जो कि 0 से भी छोटा है। अब देखिए निगेटिव आ गया तो इसका जो है मूल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, है ना, ये आपका काल्पनिक हो जाएगा। तो अब ढूंढते हैं हम लोग विविक्त कर क्या होगा। तो चलो ये खाली विविक्त कर पूछा था जिसका वैल्यू -11 हो जाएगा, तो यहाँ -11 ही आपका आया हुआ है। अब इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 15। तो 15 में कहता है कि प्रथम पद a एवं सारवंतर d वाले AP का nवां पद निम्न में से चुने। तो ये तो फॉर्मूला पर ही हो गया। nवां पद जो होता है
ए एन इक्वल टू एन माइनस वन इंटू डी होता है। ये फॉर्मूला पर आधारित है बच्चों, इसीलिए आप यहाँ पर चिन्ह लगाइए। एनवां पद के लिए हमारा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। अब देखिए 16 नंबर कहता है कि 10 7 4 का 30वां पद क्या होगा। तो यहाँ पर 16 नंबर में हमारा पहला पद 10 है, दूसरा पद आपका 7 है, तीसरा पद 4 है, इसी तरह से चल रहा है। और आपको निकालना है A30 निकालना है। तो A30 निकालने के लिए A प्लस 30 माइनस 1 इंटू आप क्या लिखेंगे, D लिखेंगे। तो इससे A का वैल्यू निकल गया 10 और D का जो वैल्यू निकल गया आपका 7 माइनस 10 इक्वल टू -3 हो जाएगा। अब यहाँ पर A का वैल्यू 10 रख दीजिए और यह 29 हो गया और D का वैल्यू -3 हो गया। तो यानी कि 10 घटा 9 तिया 27 के साथ हाथ में रह 2 3 दूना 6 7 8 87 हो गया। ये आपका -77 हो जाएगा। तो 16 का जो है करेक्ट आंसर हम लोग ढूंढते हैं। 16 का करेक्ट आंसर जो है -77 हो जाएगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर आ जाता है कौन सा, 17 नंबर। तो 17 नंबर में हमको क्या कह रहा है कि AP 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है। तो यहाँ पर 3 8 13 और 18 का कौन सा पद जो है 78 है। तो मान लेते हैं कि एनवां पद जो है 78 है। एनवां पद जो है आपका क्या है, 78 है। यानी कि ए एन बराबर जो है 78 है। यानी कि A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर जो है आपका 78 है। अब यहाँ से ढूंढिए A का जो वैल्यू हो जाएगा ये आपका 3 हो जाएगा और D का जो वैल्यू हो जाएगा 8 माइनस 3 इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका हो गया कि 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू 5 इक्वल टू 78 हो गया। अब n माइनस 1 इंटू 5 इक्वल टू 78 में 3 घट गया तो आपका 75 बचा। अब देखिए n माइनस 1 बराबर 75/5 हो जाएगा। अब 5 से यह कटाते हैं हम लोग, 5 1 5 5 25, 15 बार में ये कट जाएगा। तो n बराबर 15 जोड़ 1 बराबर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो 16 हमारा 17 में कहाँ दिख रहा है, 17 में 16 हमारा दिख रहा है B में। तो B हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं जो होती हैं, याद कीजिए समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं कैसी होती हैं, समानुपाती होती है। ये आपका मेमोरी बेस्ड पर है क्वेश्चन। उसके बाद दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 में है। तो दो त्रिभुज के यहाँ पर 19 नंबर, दो त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात जो है 4 और 9 है। अब क्या होता है कि इन त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात निकालिए। तो याद कीजिए कि एरिया का स्क्वायर है ना, एरिया ऑफ, मान लीजिए एरिया ऑफ ट्रेंगल ABC और बाय एरिया ऑफ ट्रेंगल मान लीजिए दूसरा ट्रेंगल PQR है। तो इसका क्या होता है कि इसका साइड का स्क्वायर बटे इसका साइड का स्क्वायर। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो साइड है एगो का साइड A माने हुए हैं, एगो का साइड B माने हुए हैं। यानी कि यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर आपको मिल जाएगा 4/9 का स्क्वायर मिल जाएगा। तो 4 चौके 16 होता है, 9 81 होता है। तो 16 और 81 हम जहाँ देखेंगे उस पर टिक लगा देंगे। यहाँ डी में हमको देखने को मिल रहा है। इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन में देखिए, 20 नंबर में आपका क्या कह रहा है कि त्रिभुज ABC में AB जो है 6√3 है, AC जो है 12 है, अब BC जो है 6 है। तो कोण B आपको निकालना है। तो यहाँ पर सबको पहले हम नोट कर लेते हैं। तो त्रिभुज ABC आपका दिया गया है, A B और C अभी इस तरह से रफ लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग कर लेंगे ठीक। तो AB जो है 6 आपका 3 है, AC जो है आपका 12 है और BC जो है आपका 6 है। तो यहाँ पर कहता है कि कोण B क्या है। तो यह कोण B आपका क्या है, इसको हमको पता लगाना है। तो कोण B के लिए एक बार करते हैं कि AC का स्क्वायर कर देते हैं। तो 12 का स्क्वायर बराबर 144 होता है।
उसके बाद 6√3 का स्क्वायर हम लोग कर देते हैं, तो 6 के 36, 36 गुना 3 है ना, 6 तिया 18 और 3 तिया 9, 1 10, 108 होता है। और फिर 6 का स्क्वायर कर देते हैं, यहाँ पर स्क्वायर कर देते हैं, तो यह आपका 36 होता है। और 36 में हम लोग जोड़ देते हैं, तो जब इसको जोड़ते हैं तो ये आपका 144 हो जाता है। तो इसका मतलब हुआ कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर जोड़ लंब का स्क्वायर। ये तो इसका मतलब क्या समझते हैं कि कर्ण का स्क्वायर जो है आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर किस में होता है, जोड़ लंब का स्क्वायर किस में होता है, यह समकोण त्रिभुज में होता है। अब जब समकोण त्रिभुज हो गया तो यहाँ बी कितना डिग्री का हो जाएगा, आपका 90 डिग्री का हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर जो है इसमें कितना लिखेंगे, सी लिखेंगे, 90 डिग्री हो जाएगा। इसके बाद हमारा मूल बिंदु है ना से बिंदु P34 की दूरी, तो वेरी सिंपल है। तो मूल बिंदु से दूरी निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि 3 का स्क्वायर जोड़ 4 का स्क्वायर लिख देते हैं। तो यहाँ 3 तिया 9 और 4 चौके 16, तो ये आपका हो गया √25 हो गया। √25 का वैल्यू जो होता है 5 होता है, तो 5 हमारा यहाँ सी में मिल रहा है, तो सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा आ जाता है, 22 है ना। तो 22 में कहता है बिंदु 2 और 5, 7 और 4 और 7 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में आपका कहता है कि 2 और 5 और इसके बाद 4 और 7 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु निकालने का फॉर्मूला आपको याद ही होगा। ये एक्स वाई जो है आपका, एक्स वाई जो है क्या हो जाएगा, इस दोनों को ऐड कर देंगे, तो 2 + 4/2 कर देंगे और यहाँ 5 + 7 हम लोग 2 कर देंगे। तो इस तरह से 6/2 हो जाएगा ये, और यहाँ 7 × 5 = 12/2 होता है। तो इसको जब आप कटाते हैं तो यहाँ 3 होता है, यहाँ पर 6 होता है। कहने का मतलब 3 और 6 एक ऐसा बिंदु हमको मिलेगा जो इसके मध्य में होगा। तो 3 6 हम लोग ढूंढते हैं कहाँ पे है, तो ये सी में है हमारा है, तो सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद 23 नंबर में, तो 23 नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि 2 sin A = sin 2A है। तो 2 sin A = sin 2A है, तो इसमें आपको A का मान ज्ञात करना है। और A का मान में देखिए आपका क्या दिया गया है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 0 डिग्री। अब देखिए अगर यहाँ पर 30 डिग्री रखते हैं तो हम देखते हैं 30 × 2 60 हो जाता है, यानी कि 2 × 1/2 बराबर sin 60 का जो वैल्यू होता है यह √3/2 होता है। तो यह किसी भी स्थिति में बराबर नहीं है बराबर, तो इसका मतलब हुआ कि 30 डिग्री आपका नहीं होगा। उसी तरह से 45 डिग्री के लिए भी चेक कर लेंगे जो नहीं होगा, और 0 के लिए चेक करेंगे तो यह सही हो जाएगा, है कि नहीं। तो हम यहाँ पर कौन सा ऑप्शन देंगे, 0 डिग्री देंगे। तो यहाँ पर रख के देख लीजिए, 2 sin 0 डिग्री कर दिए और 2 sin 2A है आपका, 0 डिग्री कर दिए। तो 2 × 0 डिग्री, तो sin 0 डिग्री ही हो गया आपका, जो इसका वैल्यू जो है 0 होता है, और sin 0 डिग्री का वैल्यू 0 ही होता है। 2 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे तो 0 ही होगा। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा कौन सा हो जाएगा आपका, 0 डिग्री हो जाएगा। समझ गए। अब देखिए cos 48 डिग्री - sin 42 डिग्री का मान क्या होगा। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि cos 48 डिग्री, 24 में क्या कह रहा है कि cos 48 डिग्री अब माइनस sin 42 डिग्री। तो इसको आप बहुत सारा सॉल्व किए होंगे। ये आपका पूरक कोण पढ़े होंगे आप लोग क्लास 10 में, उसी का प्रॉब्लम है। यह sin 42 को हम कैसे लिख सकते हैं, sin में भैया कितना घटाए जो कि 42 हो जाए। सोचिए sin में कितना घटाए जो, सॉरी sin में कहते हैं 90 में कितना घटाएं कि यह 42 हो जाए।
तो 90 में हम 48 को घटाएंगे तो यह 42 हो जाएगा। यहाँ कॉस 48 डिग्री हो गया और साइन 90 डिग्री माइनस थीटा जो होता है कॉस थीटा होता है, तो कॉस 48 डिग्री आ गया। कॉस 48 डिग्री कॉस 48 डिग्री कट गया तो ये आपका 0 हो गया। तो इस तरह से हमारा इसका सही आंसर जो है बी हो जाएगा। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 में हमको दिया गया है साइन ए बराबर 3/5 है। तो साइन ए जो है आपका 3/5 है और उसके बाद कॉस ए का मान निकालना है आपका। तो आपको याद होगा कि साइन ए जो लिखते हैं P/H लिखते हैं और कॉस ए जो लिखते हैं B/H लिखते हैं। अब भैया P तो है यहाँ 3 लेकिन B हमको पता नहीं है, तो B निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं H² माइनस P का स्क्वायर कर देंगे, यानी कि 5 का स्क्वायर घटाओ 3 का स्क्वायर कर देंगे। अब इसको आप सॉल्व कीजिए तो 25 माइनस कितना हो गया 9, तो ये आपका √16 जो कि 4 हो जाएगा। तो B का वैल्यू हमारा निकल गया कितना 4, तो यानी कि 4 कितना हो जाएगा यह 5 हो जाएगा। तो 4/5 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि यह 4/5 कहाँ है, यहाँ पर B में है हमारा, तो B इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 को। तो क्वेश्चन नंबर 26 में दिया गया है धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु जो कि मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर की दूरी पर है। तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई निकालिए। इसमें देखिए क्या कहता है कि एगो मीनार है, इसके पाद से 15 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है और इस बिंदु के लिए उन्नयन कोण जो है आपका 60 डिग्री है। तो इस मीनार की ऊंचाई निकालना है आपको। क्या निकालना है ऊंचाई निकालना है। तो यहाँ पर ऊंचाई यानी कि ये परपेंडिकुलर हो गया ABC अगर हम इसको मान लेते हैं और यहाँ पर हम लोग 10 लेंगे चूँकि आधार भी है और यहाँ लंब भी है आपका। तो 10 60 डिग्री बराबर हम लोग जानते हैं कि लंब बटा क्या होता है भैया आधार होता है, यानी कि AB बटा आपका हो गया यहाँ पर 15 और 10 60 का वैल्यू √3 होता है। तो AB और ये 15 जाकर इधर से गुना हो गया तो 15√3 हमको इसका आंसर मिल जाता है। अब ढूंढते हैं 15√3 हमारा कहाँ पे है। यहाँ B में हमको 15√3 मिल रहा है। इसके बाद PQR में जिसका कोण Q समकोण है। अब देखिए PQR जो है आपका जिसमें Q कोण जो है समकोण है, तो Q हमारा समकोण दिख रहा है यहाँ पर। अब क्या कहता है PQ 3 सेंटीमीटर, PQ हमारा 3 सेंटीमीटर है, PR जो है 6 सेंटीमीटर है, ये PR जो है 6 सेंटीमीटर है। तो कोण QPR देखिए कोण QP और ये R, ये कोण आपको निकालना है। तो यहाँ पर ये कोण निकालने के लिए हम थीटा मान लेते हैं। अब देखिए इस कोण के सामने वाला जो होगा क्या होगा लंब होगा और इस कोण की संलग्न भुजा जो होगी क्या होगी आधार होगी, है ना। ये तो आपको पहले ही बताया गया होगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं कि आधार है और यहाँ कर्ण है। तो आधार और कर्ण जो होता है वो कॉस थीटा में आता है, कॉस में आता है। तो जिसको हम 3 बटा आधार बटा कर्ण लिख सकते हैं, यानी कि 1/2 हो गया। अब यहाँ पर सोचिए कि कॉस कितना डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। तो कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। तो इसीलिए थीटा बराबर हमारा कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। तो हम लोग ढूंढ लेते हैं कि ये 60 डिग्री हमको कहाँ पे मिल रहा है देखने को। तो यहाँ हमको C में देखने को मिल रहा है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 28 ये कहता है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो एक वृत्त में भैया अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती है कि नहीं। जैसे ये वृत्त हो गया, यहाँ से भी स्पर्श रेखा, ऐसे भी स्पर्श रेखा, ऐसे भी स्पर्श रेखा, ऐसे भी स्पर्श रेखा, ऐसे भी स्पर्श रेखा, है ना। तो बहुत सारा स्पर्श रेखा खींच सकते हैं।
है कि ना, अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो समझ गए बात को। अब यहाँ पर कहता है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली, देखिए 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर जो है स्पर्श रेखा, P पर है स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा Q पर इस प्रकार मिलती है, केंद्र QO से जाने वाली इस प्रकार मिलती है कि OQ जो है आपका 12 सेंटीमीटर है। तो इस PQ की लंबाई निकालनी है आपको। यहाँ पर इसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर दिया गया है। तो आपको याद होगा कि यह जो स्पर्श रेखा होती है हमेशा त्रिज्या पर लंब होती है। तो यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बनता है। तो समकोण त्रिभुज में यहाँ पर OQ जो हो गया कर्ण हो गया, क्या हो गया आपका कर्ण हो गया, और ये आपका लंब, तो ये आधार। तो यहाँ PQ बराबर लंब का स्क्वायर घटा आधार का स्क्वायर हम लोग लिखते हैं, यही लिखते हैं। तो यहाँ पर बरबारे 44 से और माइनस 25 हो गया आपका। तो ये कितना आता है, √119 आता है। तो 119 हमारा कहाँ देखने को मिल रहा है, डी में देखने को मिल रहा है। उसके बाद यदि TP और TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हो, तो चलिए यहाँ पर हम लोग स्पर्श, ये आपका एक वृत्त हो गया, उसके बाद T कोई बिंदु हो गया, और यहाँ पर TP और TQ जो है दो गो स्पर्श रेखा हो गया, TP और TQ जो है दो गो स्पर्श रेखा हो गया। और ये क्या कहता है कि POQ 110 है। तो यहाँ पर P हो गया, O हो गया, O हो गया, POQ जो है आपका 110 है। तो PTQ निकालना है आपको, क्या निकालना है, PTQ निकालना है। तो देखिए E कोण 90 डिग्री, E भी कोण 90 डिग्री। क्यों भैया, क्योंकि त्रिज्या जो होती है स्पर्श रेखा पर हमेशा लंब होती है, त्रिज्या जो होती है स्पर्श रेखा पर हमेशा लंब होती है। तो E बनता है चतुर्भुज, इसमें ये 90 है, ये 90 है, और ये हमको पता नहीं है। तो इसको पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे कि हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। 360 में 2 बार 90 और उसके बाद एक बार जो है 110 को घटा देंगे, तीनों को घटा देंगे हम लोग। तो ये जो सॉल्व कीजिएगा ना आप, ये आपका आ जाएगा कितना, 180 घट गया, अब फिर उसके बाद यहाँ पर 180 में 110 आप घटा दीजिए, तो ये 70 डिग्री हो जाएगा। पहले तो 180 घटा दिए 90, और फिर 110 घटा दिए तो 70 डिग्री। तो 29 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये आपका बी हो जाएगा। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 31, ये कहता है क्या, 31 क्या कहता है, 60 डिग्री केंद्रीय कोण वाले 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो भैया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो होता है θ/360 डिग्री πr² होता है। और इसमें जो है यह क्वेश्चन नंबर 31 में आपका क्या दिया गया है, 60 डिग्री दिया गया है थीटा। तो θ/ यानी कि 60 डिग्री 360 लिखेंगे, पाई का मान 22/7 लिखेंगे, और यहाँ त्रिज्या जो है आपका 14 सेंटीमीटर दिया गया है। तो 14 जो है 2 बार गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर 6 के 36 6 बार में कट गया, 7 दूना 14 हो गया आपका, और फिर 2 तिया 6 हो गया आपका। तो यहाँ पर आपको 22 गुना 14, 14 28, 29 30, 304/3 आता है। तो 304/3 हम लोग ढूंढते हैं, कहीं पे है क्या, तो यहाँ पर आपका 308/3, तो 308/3 हमारा डी में है ना। तो डी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा।
उसके बाद कहता है 32 में त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाले जिसका कोण p डिग्री है। ध्यान दीजिएगा, p डिग्री है, यहाँ थीटा डिग्री होता था तो थीटा लिखते थे, तो p डिग्री बटा 360 लिखेंगे और पाई r का स्क्वायर लिखेंगे। r कह दिया है कैपिटल, तो हम यहाँ पर ढूंढ लेंगे p पाई r स्क्वायर। देखिए कहाँ हमको मिलता है, अच्छा p बाद में लिखा हुआ है, पाई r स्क्वायर भी लिखा हुआ है और 360 चाहिए हमको, 360 चाहिए है ना, p भी लिखा हुआ है, पाई r स्क्वायर भी लिखा हुआ है 360, तो यहाँ हमको d में मिलता है। सही आंसर इसका d हो जाएगा। इसके बाद 33 नंबर, दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर हैं, तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों के परिधि के योग के बराबर है। तो भैया जो वृत्त का परिधि बड़ा वाला, जैसे देखिए इस दोनों का परिधि का योग है, तो 19 और 9 का वृत्त का जो परिधि होता है हम लोग क्या लिखते हैं, 2 पाई r लिखते हैं, तो एक बार 9 हो जाएगा, 2 पाई r एक बार 19 हो जाएगा, और इससे जो एक बड़का वृत्त बनता है उसका हम परिधि 2 पाई कैपिटल R लिख लेते हैं। तो दोनों का योग है, तो त्रिज्या हमको निकालना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 पाई सबसे कैंसिल हो जाएगा। तो यह 33 नंबर में हमारा r बराबर क्या निकल जाएगा। अब सोचिए 9 जोड़ 19, 9 दूना 18 और ये 28, तो दोनों को जोड़ेंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा, यह 28 आ जाएगा। तो अब हम लोग ढूंढ लेते हैं कि r जो है 28 किस में है, तो 28 हमारा b में है, तो b हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए सबसे बड़े बांस की लंबाई बताइए जो 12 मीटर लंबा, 9 मीटर चौड़ा और 8 मीटर ऊंचे कमरे में रखी जा सकती है। तो देखिए कोई भी कमरा जो है आपका, है ना, ये मान लीजिए कमरा है और यहाँ पर ये कुछ ऊंचा है कि नहीं, तो ई कोना से लेकर ई कोना तक अगर हम बांस को रख देते हैं तो ये सबसे लंबा हो जाएगा। तो यह जो होता है विकर्ण होता है, यानी कि यहाँ से ये हो गया आपका 12 मीटर 9 मीटर, तो 12 मीटर 9 मीटर और उसके बाद 8 मीटर ऊंचा है। तो फाइनली यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि ये एक समकोण त्रिभुज बनाता है, यहाँ नीचे में एगो समकोण त्रिभुज बनता है। तो ये हो गया 12 का स्क्वायर जोड़ 9 का स्क्वायर। अब यहाँ और ये मिलकर समकोण त्रिभुज फिर बना देता है, तो ये 12 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, इसको आप जोड़ दीजिए, इसको सॉल्व कर दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। बरबारे 44 से, उसके बाद 9 नमा 81 हो गया, और उसके बाद 8 8 64 हो गया। और ऐसे भी याद रखिएगा, अगर जो आपको निकालना हो डायगोनल तो रूट अंडर एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर, लंबाई का स्क्वायर जोड़ चौड़ाई का स्क्वायर जोड़ ऊंचाई का स्क्वायर कर दीजिए, तो इस तरह से सबसे बड़ा बांस रखने का कैपेसिटी आपको मिल जाएगा। अब इसको हम लोग जोड़ देते हैं, जोड़ने के बाद देखते हैं 4 1 5, 4 9 हो गया, उसके बाद 6 6 12 13 14, 14 14 4 18 हो गया आपका। उसके बाद एक बचा तो 2, तो 289 जो है किसका वर्गमूल है, तो ये आपका 17 का वर्गमूल है, तो 17 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर आता है 35। तो 35 में हम क्या देख रहे हैं कि एक शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, इसके आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर है, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकालिए। तो भैया ये होता है आपका शंकु, है ना, ये होता है शंकु। शंकु का ऊंचाई बोल रहा है ये 12 सेंटीमीटर है और इसका व्यास जो है 10 सेंटीमीटर है, तो इसकी त्रिज्या जो हो जाएगी 5 सेंटीमीटर हो जाएगी, है कि नहीं, क्वेश्चन नंबर 36 में। तो अब देखिए यही होता है हमारा तिर्यक ऊंचाई, यही क्या होता है हमारा तिर्यक ऊंचाई, जो कि होता है फॉर्मूला h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर 12 का स्क्वायर जोड़ 5 का स्क्वायर, तो बरबारे 44 से और 5 25 और ये निकल गया 169 और इसका वर्गमूल हो जाएगा 13। तो 13 हम ढूंढते हैं अब कहाँ पे है, तो 13 हमको ए में मिल रहा है, तो ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। और इस 34 में जो है बी सही आंसर हो जाएगा, है कि नहीं, इसमें टिक नहीं लगाए थे। इसके बाद 36 में देखिए मॉडल बनाने वाली मिट्टी की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर
है ना, ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक शंकु बनाया गया। तो पहले यहाँ पे क्या किया गया, मॉडल जो बनाता था वो क्या किया है कि एक शंकु बनाया है। क्या बनाया है, एक शंकु, जिसमें कहता है कि इसका ऊंचाई जो है 24 है और इसकी आधार का त्रिज्या 6 मीटर है। अब क्या कहता है कि इस एक बच्चे ने इसे गोला का आकार में बदल दिया। तो ये मट्टी का बनले था, ये किसका बनल था, मट्टी का बना हुआ था, इसको बना दिया वो गोला बना दिया, मट्टी को मोड़ मार के गोला बना दिया। तो गोले की त्रिज्या क्या होगी, तो गोले की त्रिज्या, तो गोले का आयतन जो होता है, मान लेते हैं कि त्रिज्या r है, तो आयतन जो होता है 4/3 पाई r का क्यूब होता है। और यह जो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर, r स्क्वायर कहने का मतलब 6 का स्क्वायर इंटू h, यहाँ देखिएगा 6 है आपका, इंटू h गुना 24। अब इसी को सॉल्व कर दीजिए, 3 3 यहाँ से कट गया, पाई पाई आपका कट गया, उसके बाद जो है 6 का स्क्वायर गुना 24 बचा हुआ है इधर, और इधर से जो है 4 आपका इधर आ गया बराबर r क्यूब हो गया। अब इसको जो है हम लोग 6 गुना 24 लिख सकते हैं बराबर r का क्यूब, और इसके नीचे 4 है, तो 4 चौके 16, 4 पंचे 20, 4 छके 24। तो यहाँ पर r क्यूब बराबर 6 गुना 6 मिलता है। तो यह r बराबर क्यूब रूट ऑफ 6 इंटू 6 हो गया, 6 इंटू 6 बराबर 6 हो गया। तो इसकी त्रिज्या कितनी निकल गई, 6 निकल गई। तो 6 हम लोग ढूंढते हैं कहाँ पे है, तो 6 हमको मिलता है सी में। अब उसके बाद 37 नंबर में आप ध्यान दीजिए कि इसमें रिलेशन आपको देखना है। तो रिलेशन में याद रखिए हमेशा कि 3 गुना माध्यक बराबर बहुलक जोड़ 2 माध्य होता है। समझ गए बात को, ये आपका मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, यानी याद रखने का फॉर्मूला है। तो 3 माध्यक बराबर बहुलक जोड़ 2 माध्य होता है। उसके बाद 38 नंबर में वर्ग अंतराल एवं संचयी बारंबारता के बीच खींचे गए आलेख को याद रखिएगा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, तोरण कहते हैं। क्या कहते हैं, तोरण कहते हैं। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो प्रायिकता जो होती है ना किसी भी घटना की, वो हमेशा 1 से छोटा होता है, या 1 के बराबर भी हो सकता है, 0 हो सकता है, या 0 के बराबर भी हो सकता है। तो अब देखिए 0.7 इसके बीच में आ गया है, -1.5 जो है इसमें आ ही नहीं रहा है इसके बीच में, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। और देखिए 15% भी कुछ न कुछ स्थिति है कि वह आपका 100 से और 0 के बीच में आता है। तो यहाँ 2 गो आंसर जो है आपका डाउटफुल है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा सूटेबल वाली बात की जाए तो यही होगा आपका। समझ गए। और एग्जाम में अगर सिर्फ ये रहे और ये नहीं रहे तो आप इसमें भी टिक लगा सकते हैं। यहाँ 2/3 जो है ना, यह आपका 0 से 1 के बीच में है, तो याद रखिएगा इसको, है ना, कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो बी ही हम सेलेक्ट करते हैं यहाँ पर। अब देखिए पीई जो है आपका दिया गया है 0.05, और पी नॉट ई आपको अगर निकालना हो तो इसको हम 1 माइनस पीई लिखते हैं। अब यहाँ पर 1 माइनस 0.05 कर दीजिएगा, तो ये आपका 0.95 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0.95। तो 0.95 जो है हमको सी में मिलता है, तो सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो बच्चों इस तरह से हम लोग इस मॉडल पेपर के 40 क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है इस सब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तब इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।